हाँ, अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, गवर्नर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, राज्यपाल। ठीक है। और जो भी हम पढ़ेंगे ये आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, लेकिन लक्ष्मीकांत आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, पीटी पास करना होगा इसलिए। ठीक है। तो इसमें हम गवर्नर के बारे में जितने भी, मतलब ये पोस्ट क्यों लाया गया, गवर्नर का पोस्ट का क्या फायदा है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोजीशंस क्या है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। इस पर कमेंट कुछ आया है क्या, कोई रिपोर्ट या कोई बड़े बड़े कमीशन या कुछ इस पर कमेंट किया है क्या, उसको देखेंगे। इस पोस्ट का फायदे क्या होता है उसको देखेंगे। इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म हमेशा डिस्प्यूट में क्यों रहता है। गवर्नर पूरे साल कहीं ना कुछ इसके गवर्नर के लिए रिगार्डिंग चलते रहेगा। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इसके रिगार्डिंग केसेस चल रहे हैं बिल को लेकर, जो आगे हम क्लासेस में सारे चीज देखने वाले हैं। ठीक है ना। और इसमें और इसका जो चैलेंजेस है उसमें जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं अभी लगभग 3-4 साल के अंदर में, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, उसको आपको नोट करवाएंगे। उसके हाँ, और लिखते रहिएगा, जो जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखते रहिएगा। उसके बाद क्या है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए और कंक्लूजन क्या होना चाहिए, सारे उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। और जो भी इन यस सर। फ्यूचर जो भी अपडेट्स होगा ना, वो आपको मैं न्यूज़पेपर के थ्रू करवाते रहूंगा। ठीक है। तो देखो, गवर्नर के बारे में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत इंट्रो देख लेते हैं। जैसे पार्ट 6 में आता है। ठीक है ना। जो हमारे संविधान के जो पार्ट्स है ना उसके 6 में आता है। और अनुच्छेद देखें तो 153 जो अनुच्छेद होता है, आर्टिकल जिसको बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव का जो स्टेट के अंदर जो आता है उसका आर्टिकल 153 से 167 के बीच में जो स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव होता है ना उसको डील करता है। ठीक है। अब स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव होता है ना उसको 3-4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है राज्यपाल, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। सेकेंड कौन होता है, तो हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। तीसरा का होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर के अलावा बहुत सारे जो मंत्री होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके अलावा क्या होता है, एडवोकेट जनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये सब क्या है ना, एग्जीक्यूटिव्स है जो स्टेट के अंदर आते हैं। और ये जो अनुच्छेद है 153 से 167 के बीच में इसको कवर किया जाता है। और हमारा मेन मुद्दा क्या रहेगा, हम लोग इसको राज्यपाल को डिटेल में पढ़ेंगे। और लक्ष्मीकांत ये आपका रिक्वायरमेंट गवर्नर का फुलफिल नहीं करेगा। अगर आप उठा के क्वेश्चन देख लो गवर्नर का जो पूछा गया है, इनकमिंग जो 64वां से लेकर जो अभी 68वां 69वां तक हुआ है, उसमें जो भी क्वेश्चन है उससे आपको लक्ष्मीकांत से काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, गवर्नर के बारे में डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब इससे पहले क्या था कि एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि जितने भी स्टेट होते हैं ना उसमें हर स्टेट का एक राज्यपाल होता है। ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि एक संवैधानिक अमेंडमेंट हुआ था जो आपको पीटी पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हुआ था। इसके थ्रू क्या बोला गया था कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का हम राज्यपाल बना दे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट राज्यपाल। ठीक है। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा स्टार्ट होगा राज्यपाल के बारे में। तो जो राज्यपाल का पोस्ट है क्यों है, इसकी क्या जरूरत पड़ी हमें क्या जरूरत पड़ी। ऑलरेडी स्टेट में देखोगे तो एक तरह से चल रहा था, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे, बहुत सारे उनके असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर थे। तो इसकी हमें की जरूरत क्यों पड़ी, वाई द पोस्ट ऑफ गवर्नर इज नेसेसरी फॉर आवर सिस्टम। ठीक है। तो राज्यपाल का जो पोस्ट है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो कुछ कुछ पॉइंट है उसको लिखिएगा। सरकारिया कमीशन का नाम सुने हो आप? यस सर। यस सर। केंद्र राज्य संबंध पर गठित इंटर स्टेट रिलेशन पे।
तो सरकारिया कमीशन क्या बोलता है ना कि गवर्नर का जो पोस्ट है ना, वो संघीय जो व्यवस्था है, जो फेडरेशन सिस्टम है, उसका बैकबोन है। समझ रहे हो? इसको लिख लीजिएगा। इसको आप एज ए इंट्रो भी स्टार्ट कर सकते हैं या कहीं भी आप डाल सकते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ कि हमें राज्यपाल का पोस्ट का क्यों जरूरत पड़ा। तो सरकारिया कमीशन बोलता है कि बैकबोन ऑफ फेडरेशन, मतलब क्या है कि जो हमारा फेडरल व्यवस्था है, जो सिस्टम है हमारे कंट्री में, उसकी क्या है, रीड है। बहुत बड़ा बात बोल दिया ना भाई, बहुत बड़ा बात बोल दिया। और सेकंड, हमें इसलिए इसकी जरूरत पड़ी कि जो हमारा संसदीय प्रणाली है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, जो हमारा संसदीय प्रणाली है ना, वो कहाँ से लिया गया है, कोई बताएगा? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से, ठीक है। तो इसको देखिएगा आप कि दोनों जगह है। मतलब क्या है कि एक हम सेंट्रल लेवल पर भी इसको अडॉप्ट किए हैं और एक राज्य लेवल पर, जिसको स्टेट लेवल पर भी अडॉप्ट किए हैं। सेंट्रल पर भी क्या है कि एक नॉमिनल होता है, एक रियल हेड होता है। अब ये क्या होता है बताते हैं इसके बारे में। स्टेट पर भी क्या है, नॉमिनल और रियल हेड होता है, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पर देखोगे तो जो रियल पावर किसके पास है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है। नॉमिनल किसके पास है, वो हमारे राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखेंगे स्टेट में, तो नॉमिनल किसके पास है, राज्यपाल के पास है, जिसको गवर्नर बोलते हैं। और रियल किसके पास है, वो चीफ मिनिस्टर के पास है। यहाँ तक क्लियर? तो जो संसदीय प्रणाली जो हम अडॉप्ट किए ना, वो ब्रिटेन से किए। और वहां पर भी नॉमिनल और रियल का कंसेप्ट है। बस यहाँ पर हमारा राज्यपाल और प्रेसिडेंट हो जाता है, वहां पर उनका क्या है, मोनार्क है, किंग है या क्वीन है, जिसको बोल लो, ठीक है। तो ये सिस्टम में इसकी जरूरत पड़ती है। क्यों? अब क्यों जरूरत पड़ गई भाई? पार्लियामेंट्री सिस्टम में नॉमिनल की जरूरत क्यों पड़ी? जो राष्ट्रपति है या गवर्नर है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि जो जो भी हम कुछ करें, उसमें निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, ठीक है ना, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। क्लियर? अगर आप देखोगे तो राज्यपाल क्या होता है, एक संवैधानिक पोस्ट है, ठीक है। और ऐसे माना जाता है, जो अभी दिखेगा नहीं, वो क्रिटिसिज्म में पढ़ोगे आप, ऐसे माना जाता है कि जो राज्यपाल का जो पोस्ट है ना, राज्यपाल का जो पोस्ट है ना, वो संवैधानिक पोस्ट है और किस बायसनेस नहीं होता है उसमें। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का फेवर नहीं करता है, ऐसे माना जाता है। लेकिन अब तो उल्टा हो गया है कि जो लूजर्स होते हैं, जिसको लोगों ने इलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया होता है, उनको राज्यपाल बना दिया जाता है। ऐसे अभी हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब इस कंसेप्ट लाया गया था, तो माना गया था कि ये जो है ना, न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल रह के क्या करेगा कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन जो है ना, उसको आसान कर देगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसलिए लाया गया था इसे, ठीक है। अगला देखो कि गवर्नर का और जरूरत क्यों पड़ा हमें, गवर्नर का जरूरत क्यों पड़ा। तो जो हमारा जो संघवाद है ना, फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं संघवाद, जो संघवाद है ना, उसमें क्या है दोस्त कि एक तरह से रिश्ता जोड़ता है बिटवीन सेंट्रल और स्टेट, जो राज्य है उसके बीच में क्या करता है, एक कड़ी का काम करता है, जिसको आप लिंक बनाता है या ब्रिज बना दो आप, एक्ट एज ए ब्रिज। मतलब इस पॉइंट को आप कहीं भी इंट्रो में भी इस्तेमाल कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब क्या है कि जो गवर्नर है, वो एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब पोस्टमैन का काम करता है, इसका बात इसको इधर पहुंचाएगा, इसका बात इसको इधर पहुंचाएगा, ठीक है। कि स्टेट का डिमांड क्या है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं राज्यपाल से, जो ब्रिज बना रहा है उसमें क्या करेगा, जो ब्रिज बना रहा है उसमें क्या करेगा, क्या उम्मीद हम कर सकते हैं राज्यपाल से, ठीक है। तो फेडरलिज्म मतलब देखो अब क्या है कि जो स्टेट है और सेंट्रल लेवल पर है। अब क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर हुआ है। डिवीजन ऑफ पावर के कंसेप्ट सुने हो ना, बहुत सारे स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, अनकंकरेंट लिस्ट।
तो जब इसमें एक बीच का बिचौलिया नहीं रहेगा, बिचौलिया गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ राज्यपाल के लिए, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ, बिचौलिया नहीं रहेगा, तो आपस में जो डिफरेंसेस होंगे उसको कौन सॉल्व करेगा? ठीक है, तो ये क्या करता है कि एक ब्रिज का काम करता है, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कैसे हेल्प करेगा? जो नेशनल पर्सपेक्टिव है, राष्ट्र, वो एग्जाम्पल के तरीके से आपको हम समझाएंगे। मतलब क्या है कि जो राष्ट्र, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका कुछ डिमांड है, उसको कुछ डिमांड है उसको स्टेट के पास मैसेज करेगा। ठीक है, और स्टेट का कुछ आकांक्षा है जिसको एस्पिरेशन बोलते हैं, वो पहुंचाएगा किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो मतलब क्या है, पोस्टमैन का काम कर रहा है ना, एक तरह से पोस्टमैन का ही काम हो रहा है ना, कि बीच बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंसेस ना हो। जैसे अब इसको अगर आप समझोगे, इसको अगर आप समझना चाहते हो, तो इसको एग्जांपल ले लो इसका पंजाब का। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, खालिस्तान काफी एक्टिव रहता है यहाँ पर, तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी मैसेजेस होंगे या कुछ भी होंगे रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी या बॉर्डर पर जो भी ये सब जो बॉर्डर क्राइसिस हो रहा है, तो उसके लिए पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सेंट्रल क्या करेगा? मैसेज देगा गवर्नर के थ्रू कि ऐसे करने के लिए। ठीक है, या कोई स्टेट देख लो, जैसे बिहार का एग्जांपल ले लो, तो बिहार को क्या है कि बिहार हमेशा चाहता है कि हमको क्या मिले? स्पेशल स्टेटस मिले। तो क्या बोलेगा राज्यपाल को कि मेरा ये डिमांड है, मेरा ये आकांक्षा, मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल हमारे लिए करे, स्पेशल पैकेज दे या करे। तो मतलब क्या है कि फेडरलिज्म जो है, संघवाद है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए राज्यपाल का बहुत बड़ा योगदान होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं आगे बढ़े। सर, एक क्वेश्चन है। तो आप बोले हैं कि सब डिवीजन ऑफ पावर, तो इसमें डिवीजन ऑफ सेपरेशन नहीं हो सकता है शक्ति का पृथक्करण में? क्या क्या? फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट रही है। तो एक सेकंड, आ, दो वर्ड यूज होता है, एक होता है शक्ति का पृथक्करण और एक होता है शक्ति का देखो, बंटवारा। तो एक इसमें होता है तो हो जाएगा सेपरेशन, शक्ति का मैं समझ बंटवारा गया। में, लेकिन एक एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर जो आप बोल रहे हो, एक होता है डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, यही जानना चाह रहे हो ना? हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, जी जी सेपरेशन वही ऑफ सर। पावर, सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना, ये लिया गया था यूएसए से, और एक बहुत बड़े स्कॉलर है जिनका नाम है मोंटेस्क्यू, उनका ये सिद्धांत है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, और जुडिशियरी है, न्याय, ठीक है ना, दोनों का, जो तीनों के बीच में जो पावर का जो पावर जो है ना, वो अलग अलग होना चाहिए, मतलब सेपरेट होना चाहिए। ना हम तुम्हारे डोमेन में कूदेंगे, ना तुम मेरे डोमेन में कूदोगे, ना हम तुम्हारे डोमेन में कूदेंगे। रियल मीनिंग सेपरेशन ऑफ पावर का यही है। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या होता है कि हम लोग वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट एडॉप्ट नहीं किए हैं। वाटर टाइट मतलब क्या होता है ना, कि हम एक दूसरे के डोमेन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इंडिया में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट हम लोग एडॉप्ट किए हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को देखते रहेंगे कि अगर तुम्हारे में कोई, अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये कोई गलत कर दिया है, इसमें कोई कमी है, तो इसको कौन संभालेगा? लेजिस्लेटिव संभालेगा। लेजिस्लेटिव कोई, मान लो कि कोई एक्ट गड़बड़ ला दिया या ठीक ठाक नहीं लाया, तो उसको जुडिशियरी देख लेगा, जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज्म से, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। राइट, तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, सेंट्रल लेवल पर भी आपको दिखेगा और राज्य के लेवल पर भी दिखेगा, स्टेट लेवल, स्टेट के पर, क्योंकि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी दोनों लेवल पर है। ठीक है, लेकिन डिवीजन तो ऑफ पावर में क्या? सेपरेशन ऑफ पावर में इसमें भी तो राज्यपाल का रोल हो सकता है ना कुछ किस में? इसमें, तो राज्यपाल, शक्ति का पृथक्करण में सेपरेशन। राज्यपाल किसका पार्ट होता है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है ना। यस सर। तो राज्यपाल, पहले ही शुरू शुरू में तो पढ़े थे कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है। तो उसके पास भी पावर होगा ना, वो आगे हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 163 सबसे बड़ा मुद्दे में रहता है, इसी के कारण पूरा बवाल मचा हुआ है। समझ रहे हैं?
तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ आपका सर? हाँ क्लियर हुआ सर। डिवीजन ऑफ पावर मतलब क्या होता है कि पावर को डिवाइड कर दो, कुछ सेंटर के पास रहेगा, कुछ स्टेट के पास रहेगा, कुछ कंकरेंट होगा जिस पर दोनों बना सकते हैं, और एक है रेसिड्यूरी पावर। ठीक है, तो ये जो लिस्ट होता है ना, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसके बाद सेंट्रल लिस्ट, ये सब नाम सुने हो ना? यस तो यस सर, डेट इज, शेड्यूल 7। हाँ डेट इज, हाँ शेड्यूल 7 संघ में। सूची, तो राज सूची, समवर्ती हाँ सूची। हाँ, तो ये क्या है, ये है डिवीजन ऑफ पावर। तो दोनों के बीच में क्लियर हो गया आपका सेपरेशन ऑफ पावर क्या है और डिवीजन ऑफ पावर क्या है। आगे बढ़े? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, अब तो अपन लोग क्या कर लिए हैं कि हमको क्यों जरूरत है राज्यपाल के पोस्ट का, क्यों जरूरत पड़ गया, वो हमने देख लिया है। ठीक है, अब अब देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे संविधान है उसमें कुछ क्या डिफाइन किया गया है राज्यपाल के बारे में, उसको देख लेते हैं, जिसको आप कोट कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, जैसे सपोज करो कि 153 जो अनुच्छेद है वो क्या बोला है कि हर स्टेट में एक राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है, मतलब गवर्नर ऑफ द स्टेट। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस हुआ? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर, हो गया। सर। 154 जो अनुच्छेद है वो क्या बोल रहा है कि वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर के बारे में बताया है, जो पावर है ना उसके बारे में बताया है, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे प्रेसिडेंट का भी पावर है एग्जीक्यूटिव पावर। तो अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी एग्जीक्यूटिव का पावर है ना उसको इंजॉय करेगा राज्यपाल, या अगर वो इंजॉय नहीं करता है तो उसके जो सब ऑर्डिनेंट है वो उसको पावर दे देगा एंजॉय करने के लिए। तो ये बेसिक सा एक आर्टिकल है। एक आर्टिकल आता है 155 जो क्या बोलता है कि अपॉइंटमेंट, मतलब कैसे इसका अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर को, उसके बारे में डील किया गया है। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स जो है गवर्नर के बारे में, जिसको हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो गवर्नर का क्या है, क्यों लाया गया, इसके बारे में हम लोग देख लिए हैं। अब क्यों में क्या है कि सारे फायदा ही पढ़ लिए हैं, सारे क्या किए हैं, फायदा पढ़ लिए हैं कि हाँ गवर्नर क्या करता है कि आपस में एक संघवाद में फेडरलिज्म को हेल्प करता है। उसके बाद जो भी कोई मैसेंजर का काम करता है, कोई भी विवाद होता है उसको सुलझाता है, ये सब सारी चीज पढ़ ली है। तो जब इतने अच्छे काम करता है तो बवाल क्यों मचा हुआ है गवर्नर को लेकर, क्यों? अब हमेशा न्यूज़पेपर आप खोल लो एक साल का, जहां भी गवर्नर का रोल होगा ना, गवर्नर का न्यूज होगा, राज्यपाल का न्यूज होगा ना, उसमें हमेशा नेगेटिव ही न्यूज होगा। इसका पॉजिटिव रीजन न्यूज ये भी हो सकता है ना कि पक्षपात वाला बात हो सकता है इसमें। कौन सा बात? पक्षपात सेंट- का। पक्षपात, हाँ सेंटर के प्रति बायस। तो 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 जब इतने चीज हैं, इतने सभी जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारे विद्वान सब थे, उन्होंने क्या किया कि राज्यपाल का पोस्ट बना दिया। तो ये प्रॉब्लम क्यों आया, ये प्रॉब्लम में क्यों है, अभी भी देखोगे तो प्रॉब्लम में है, वो सब सारे आगे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्यों आया। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम जो आया ना उसका बेसिक्स जो है वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद जो करंट में जो भी मुद्दे चल रहे हैं उसको देखेंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जो जड़ है, ठीक है, वो है अनुच्छेद 163, आर्टिकल 163। ठीक है, अब ये क्यों है, ये आर्टिकल कहता क्या है, किसी को कोई आइडिया है इस आर्टिकल के बारे में ऊपर ऊपर से? हाँ भैया। बताइए। कौंसिल मिनिस्टर एड एंड एडवाइस टू गवर्नर। देखिए अब ये आर्टिकल हमेशा यही आर्टिकल को इस्तेमाल करके गवर्नर जो है ना पूरा बवाल मचाया रखता है। कोई भी आप एग्जांपल ले लो, 4 साल 5 साल में जो भी केसेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको एग्जांपल दिलाता हूँ। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का केस ले लो, उसके बाद अतुल, जस्ट वेट, उसके बाद आपको क्या करना है कि अरुणाचल के बाद आपको उत्तराखंड का केस ले लो। ठीक है, उसके बाद राजस्थान का केस ले लो, महाराष्ट्र का केस ले लो, केरला, अभी साउथ इंडियन, तमिलनाडु, हर जगह है ना इस आर्टिकल का कहीं ना कहीं जिक्र होते रहता है। ठीक है, अब ये आर्टिकल इस मुद्दे प्रॉब्लम में क्यों है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। हाँ जी बताइए, अतुल बताइए। अतुल बताओ, बस ऐसे ही हाथ खड़ा कर रहे हो, हद है। तो देखिए अब, तो 163 जो अनुच्छेद है ये क्या बोलता है कि
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, मतलब जो भी मंत्रिमंडल मंत्री का जो मंडल होता है उसको हेड कौन करता है? सीएम करता है। एग्जाम्पल ले लो, अभी बिहार में जितने भी छुटमुटिया जो मंत्री सब है उसका बॉस कौन है? नीतीश बाबू। ठीक है, तो ये क्या करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये क्या करेगा? ये राज्यपाल को क्या करेगा? एडवाइस देगा कोई भी मैटर पर, कुछ भी डिसीजन कुछ भी लेना हुआ उस पर क्या देगा? एडवाइस देगा। यहाँ तक क्लियर? अब जो एडवाइस देगा ना उसके अकॉर्डिंग क्या करना है? राज्यपाल को काम करना है। ठीक है, लेकिन अब जो लेकिन वर्ड है ना यहीं पर दिक्कत आ जाती है। कुछ सिचुएशन ऐसे भी होते हैं जिसके बारे में संविधान में जिक्र नहीं है, मतलब अनसीन सिचुएशन बोल दो। जैसे एग्जांपल ले लो कि अभी आप सो रहे हो, कल पता लगा कि आपका गांव बाढ़ में डूब गया, तो आपको पता नहीं होगा ना कि कब बाढ़ आ जाएगा, कब भूकंप आ जाएगा। चलो बाढ़ का तो हम वो इतने सारे साइंस एंड टेक में डेवलप कर लिए कि आप पता लगा लोगे। अर्थक्वेक का तो नहीं पता लगाओगे ना। नहीं सर, अभी वो तो सो रहे हो, सोए रह देंगे अभी सो रहे हो, पता लगा सुबह सुबह स्वर्ग पधार लिए। तो ये क्या है कि अनसीन सर्कमस्टांसेस है। वैसे ही क्या है कि कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं जिसमें राज्यपाल क्या करता है? अपने कार्य को खुद ही स्वतंत्र होके करता है, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिशन। यही डिस्क्रिशन जो वर्ड है ना ये काफी मुद्दे में रहता है। ठीक है, सर डिस्क्रिशन का मीन्स एकाधिकार होता है क्या? हाँ, विवेकाधीन जो शक्ति होती है ना वो होता है, विवेकाधिकार भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो मतलब क्या है, ध्यान से सुनना इस आर्टिकल के बारे में, क्योंकि जस्ट वेट यार। एक सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ देखिए, अब तो मैं क्या बोल रहा था कि आर्टिकल 163 क्या बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सीएम के साथ एडवाइस देगा, कोई भी डिसीजंस काम उम करना होगा राज्यपाल को। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिसमें पता नहीं रहता है हमें। ठीक है ना, वो सिचुएशंस क्या होंगे उसको बताएंगे हम। उसमें क्या है कि अपने विवेक के अनुसार वो क्या करेगा? राज्यपाल काम करेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन एराइज हुआ कि ये डिस्क्रिशन जो है, ये विवेक जो है, कौन डिसाइड करेगा? जो राज्यपाल काम कर रहा है अपने विवेक के अनुसार, जो डिस्क्रिशन है उसके अनुसार, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये तो हमारे राष्ट्रपति गवर्नर करेगा। सॉरी, गवर्नर खुद करेगा। हाँ हाँ, तुम बता रहे हैं ना, तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो संविधान में लिखा हुआ है कि गवर्नर खुद ही डिसाइड करेगा। मतलब क्या है कि हम अपना विवेक खुद ही डिसाइड करेंगे। जब ये पूरा खुला छूट दे दोगे सांड की तरह, तो क्या होगा कि मिसयूज तो होगा ही ना भाई, कि तुम अपना डिस्क्रिशन खुद ही डिसाइड कर रहे हो और जो हम बोल रहे हैं वही होगा। तो यही मतलब क्या है, डिस्प्यूट है, इसी का बहुत ही मिसयूज होता है। अब डिस्क्रिशन में देखो भाई क्या है, एग्जाम्पल में अनुच्छेद 200 क्या बोलता है कि कोई बिल पर साइन करना। देखो अब कोई भी बिल जो है लेजिस्लेचर से या पार्लियामेंट से पास होके जाता है तो उस पर राज्यपाल साइन करेगा। जो स्टेट लेजिस्लेचर से पास होके जाता है तो साइन करेगा ना राज्यपाल, तभी वो बिल एक्ट में बदलेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 200 में बोलता है कि एसेंट टू द बिल, मतलब इसमें शक्ति दिया हुआ है राज्यपाल को कि राज्यपाल इस पर साइन कर सकता है। ठीक है, तभी बिल जो है ना एक्ट में बनेगा। क्लियर? लेकिन क्या होता है कि इस सिचुएशन में इस पर साइन नहीं करता है। साइन करना बोलता है कि नहीं, ये बिल जो है ना संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। यही मुद्दे जो है ना अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। साउथ इंडियन के जो भी स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ठीक है, बहुत सारे और स्टेट हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि यार यार मेरा 6 महीना से बिल जो है ना राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है, साइन ही नहीं कर रहा है। राइट?
सेकेंड डिस्क्रिशन क्या होता है, जो अपने विवेक के अनुसार काम करता है, 201 आर्टिकल अनुच्छेद, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बिल को है ना रिजर्व कर लेता है, किसके लिए, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए, ठीक है। तो ये भी डिस्प्यूट में रहता है मुद्दे। जैसे एग्जांपल्स दे लो आप, इसका दे लो, ऊपर वाले का एक और सॉलिड एग्जांपल देते हैं। अभी हाल में ही झारखंड में रिजर्वेशन बढ़ा के 77% करने का डिसीजन लिया गया था, निर्णय, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये जो 77% है, इसको राज्यपाल साइन ही नहीं किया, समझ गए। अब वही बिहार में कर दिया। तो ये पॉलिटिक देखो, अब राज्यपाल क्या होता है, स्टेट के द्वारा ही, सेंटर के द्वारा ही अपॉइंट करता है ना। तो ओवरऑल डिसीजन जो हो रहा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मान रहा है। तो छत्तीसगढ़ में इसलिए कर दिया क्योंकि वहां पर सरकार नहीं थी, बिहार में इसलिए कर दिया क्योंकि वोट बैंक है। तो ये सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसका भी मिसयूज होता है। तीसरा जो मिसयूज होता है ना सर, वो है आर्टिकल 356। इसका तो दबा के मिसयूज किया जाता है, जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। अब तो कंट्रोल आ गया है काफी, लेकिन पहले बहुत हुआ था। नहीं सर, हेलो ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया प्रेसिडेंट रूल। हाँ जी बताइए। सर, इसका क्या एग्जांपल बताया? प्रेसिडेंट असेंट के लिए जो बिल वो रिजर्व करता है, उसका एग्जांपल अभी रिसेंट में। रिसेंट में अभी सब लिखवाएंगे हम आपको। अभी प्रेसिडेंट के लिए ना हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स है। अभी एक बिल रिजर्व कर लिया था महाराष्ट्र का, ठीक है। ओ महाराष्ट्र सर, का बिल, अच्छा हाँ, समझ में आ गया, वो रिजर्वेशन के लिए हाँ मराठाओं का। हाँ, तो ये सब सारे है ना, हम करवाएंगे आगे जो न्यूज में रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं कि 163 हमेशा डिस्प्यूट में है, या आर्टिकल 200 का, अनुच्छेद 200 का मिसयूज होता है, तो आप नीचे एग्जाम्पल में प्रूफ कीजिए कि हाँ होता है भाई, ये एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिला है। 201 मिसयूज में है तो ये देखने को मिला है, राष्ट्रपति शासन मिसयूज में है तो ये देखने को मिला है पास्ट में, ठीक है। तो ये सब जो है ना प्रॉब्लम क्यों आया है, तो हमने क्या किया, 163 अनुच्छेद देख लिया क्यों प्रॉब्लम में है। उसके बाद डिस्क्रिशनरी जो पावर जो देता है, जो विवेक का जो अधिकार देता है, तो वो मिसयूज बहुत ही किया जाता है। क्योंकि वो डिसाइड कौन करेगा, एक न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए ना डिसाइड करने के लिए कि तुम कौन कौन से तुम अपने विवेक का अधिकार करोगे, लेकिन हम ही खुद ही करेंगे। तो ये काफी डिस्प्यूटेड में है। यही इशूज हुआ था आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार को बीजेपी ने गिराकर क्या किया कि अपना सरकार बना लिया, ठीक है। और खरीद फरोख्त तो अभी चल रहा है, आजकल कॉमन है। मतलब कि आपके वोटों की कीमत है 5 करोड़ 6 करोड़, और वोट किसी को दो, बिकेगा वही जिसको बिकना है। यही हो रहा है ना। तो क्या है कि बीजेपी ने कांग्रेस के सरकार को गिरा के बना लिया। और इसमें क्या हुआ कि राज्यपाल का जो है ना बहुत ही मतलब अहम भूमिका था, यही आर्टिकल यूज करके। फिर क्या हुआ कि लास्ट में क्या होता है कि बात जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट सबको गरियाएगा कि गलत किए हो। फिर क्या हुआ कि वापस कांग्रेस की सरकार को फिर से बनाया गया। एक केसेस जैसे मैं पढ़वा, ये रेबिया केस वाला है क्या? नवाब रेबिया का जो केस हुआ? नवाब रेबिया, ऐसा सारे हम लिखवाएंगे, वो वाला केस नहीं है, वो भी केसेस है जो आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद यही केसेस देखने को पड़ा। सर एक बार लास्ट वाला केस बता दीजिए। कौन सा, ए वाला? हाँ, ये 356 356 वाला, 356 में होता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। अगर आप इतिहास में जाओगे तो एक केसेस आता है डीसी वाधवा करके, वो बिहार से रिलेटेड है। मतलब पहले क्या होता था कि कांग्रेस इसका बहुत ही मिसयूज किया है, बहुत ही मिसयूज। 1980s के समय में या 1970s के समय में कांग्रेस इसका इतना मिसयूज किया जितना आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी किया नहीं। एग्जाम्पल में देख लो कि सेंट्रल लेवल पर कांग्रेस की सरकार बन गई, और स्टेट लेवल पर सपोज करो कि बीजेपी की सरकार बन गई। तो ये क्या करता था कि बीजेपी, या बहुत सारे, उस समय तो बीजेपी आया नहीं था, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ये क्या करता था कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देता था, बहुत सारे कुछ भी देकर। एक उसका एग्जांपल बताते हैं हम, बहुत ही वैलिड एग्जांपल। जब ये डिबेटेबल इश्यूज है, इसमें कोई कमेंट करेगा नहीं।
बाबरी मस्जिद का जब उसको तोड़ा गया था, बाबरी मस्जिद को, तो उस समय बीजेपी की सरकार थी कि नहीं? यूपी में Yes. किसकी सरकार थी? यस सर, यस सर, बीजेपी की यस सरकार सर, थी। कल्याण सिंह। कल्याण सिंह की सरकार थी। हम्म। यस। और इसको तोड़ने के बाद कल्याण सिंह की सरकार चली गई ना? यस सर। हाँ, कल्याण सिंह की सरकार चली गई। अब इन लोग गए सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, तुम जो भी सरकार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है वो सही लगाया गया है, ठीक है। तो क्या है कि इसका यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस है बिहार में, उसमें क्या है ना कि बहुत ही मतलब बिना मतलब का राष्ट्रपति शासन लगा देता था। हमारी सरकार नहीं है, लगा दो, बात खत्म। फिर बीजेपी की सरकार, जनता पार्टी आई तो वो भी ऐसा ही करने लगी। अपोजिशन वाला पोजीशन में आ रहा था तो सामने वाले को हटा रहा था, तो इसकी बहुत सारी मिसयूजेस हुई थी। मैडम क्लियर हो सर गया एक आपको? 370 को हटाने वाला केस भी सर डाल सकते Yes, कि वो उस टाइम प्रेसिडेंट रूल ही था वहां पे, कहाँ और पर? स्टेटलेस, और जम्मू हाँ कश्मीर। सर, हाँ सर, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्रेसिडेंट रूल था, क्या बोलना है फिर से बोलिए। सर वहां सर पे वो प्रेसिडेंट रूल था, और वहां का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो फंक्शन में नहीं था उस टाइम। हाँ हाँ, तो तो 370 को हटा ये दिया तो वो गलत किया, ये बताना चाह रहे हैं क्या आप? नो नो नहीं नो, नहीं सर, ये ये जो बताना चाहता प्रेसिडेंट रूल को मतलब वहां पे वैसा ही अप्लाई किया गया था। अब वहां पे सर था कि जब तक वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ उस बिल को अपना एसेंट नहीं देती है, तब तक कुछ किया जा नहीं सकता था जम्मू कश्मीर में। ये किसने सर बोला पर आपको? सर पर इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एक ये तो एक कंफ्लिक्ट हो एक जाएगा। एक एक मिनट, ये किसने बोला आपको सर? और सर जम्मू कश्मीर में ऐसा ही रूल था ना सर कि नहीं वहां नहीं, का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जमी है जब तक ए, अपना ए, फंक्शन ए, नहीं करती। बस बस हो गया। ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे से 67वीं के इंटरव्यू में पूछा गया था, सिमिलर डिटो क्वेश्चन। देखो अब क्या है, जो आर्टिकल 370 जो था ना, अगर आप आर्टिकल को ध्यान से पढ़िएगा तो जम्मू कश्मीर से जो रिलेटेड है, ये परमानेंट नहीं है। वो अब निकाल के पढ़ना, पुराना अगर आपके पास होगा, वो बेयर एक्ट होगा, उसमें देखिएगा, ये हाँ परमानेंट सर, ये नहीं है, परमानेंट नहीं ठीक है ना? हाँ, ये क्या था कि एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, प्रेसिडेंट के साइन से बना था, ना कि वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली से पास किया गया था। बात समझ, सॉरी, यहाँ का पार्लियामेंट से, सदन से पास किया गया था। ये प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के साइन से बना था। समझ रहे हैं बात को? और परमानेंट था अच्छा। ही नहीं। इसी दोनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। यही मेरे से सवाल पूछा गया कि बताओ, दो कारण बताओ। नवल किशोर का बोर्ड था, उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या दो कारण है, बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कोर्ट में बोल रही है कि क्यों हटाई। और उनका जो कपिल सिब्बल जो उनको सपोर्ट कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के पार्टीज को, उनका क्या कहना है। तो यही मुद्दा था, ठीक है। तो 370 जो है ना, ये मुद्दा था। यहाँ तक क्लियर हुआ किसी को? यहाँ तक किसी को कोई अधिक दिक्कत नहीं है तो बोल दो, आगे बढ़ते हैं सर अपन। इसका मतलब सर सर 370 को, सर हम्म। मतलब 370 को वहां पे अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर होती तो भी हटाया जा सकता था। हटाया जा सकता था ना। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जो होता है ना, वो क्या होता है ना कि चेंजेस होते रहता है। हम भी पहले पढ़े थे कि संविधानिक जो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था ना, उन्होंने जब इस 370 को पास किया था बिल, उसके बाद वो तभी हटेगा जब वो बनेगा, वो हट ही नहीं सकता। मतलब बहुत सारे ऐसे हुए थे कि हटना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने हटा दिया। तो क्या है ना कि बहुत सारे, एक तो वकील सब जो 1950s 70s 50s के समय में जो भी कुछ हुआ है, वो बड़े बड़े वकील सब लिखे हैं, बनाए हैं, ठीक है। और उसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, तो उसको सर समझ फिर पाना अगर इज वेरी कांग्रेस डिफिकल्ट। की गवर्नमेंट बन जाए तो फिर से वो लागू हो सकता है क्या? नहीं नहीं, नहीं, अब नहीं करेगा कोई। अब ऐसे ऐसे इश्यूज को है ना, कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है। कोई नहीं करेगा। और ऑलरेडी सुप्रीम अभी तो कोर्ट बहुत बोल सारा दिया है। आता है सुप्रीम कोर्ट में उसको लेके, हाँ जम्मू हाँ, कश्मीर में। हरिराम प्लीज बताइए। हेलो हाँ जी, बताइए। सर, डिस्क्रिशनरी पावर में मेरे को सर एक सरकारिया कमीशन का कोट याद आ रहा है, पता नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। ये हाँ था हाँ सर कि कहा गया था कि द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर मस्ट बी डिक्टेटेड बाय ए रीजन, एक्टिवेटेड बाय फेथ एंड टेम्पर्ड बाय ए कॉशन। हाँ हाँ हाँ, हाँ सही याद आ रहा है, हाँ वो ये सब, हाँ वो सब वो सब हम लिखवाने वाले हैं सारे, सब सही बोल रहे हो आप, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ तक देखो अब, तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या था कि जो प्रॉब्लम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ये राज्यपाल का जो पोस्ट है उसका प्रॉब्लम क्यों आया,
ठीक है। प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, 163 अनुच्छेद के बारे में देखा। इसमें हमने देखा कि डिस्क्रिशन का जो वर्ड है वो देखा, मतलब क्या है कि विवेकाधीन जो शक्ति होता है उसके बारे में हमने देखा डिटेल में, ठीक है। अब उससे कैसे मिसयूज होता है, जिसमें हमने 200 आर्टिकल देखा, अनुच्छेद 201 देखा, उसके बाद हमने 356 देखा। इस सब का एग्जाम्पल सभी बता दिए है ना, आगे भी बताएंगे, अगर टेंशन नहीं लेना है जो ये सब, क्योंकि नेगेटिव न्यूज में है ना, तो न्यूज को अलग से करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बिहार का सारे जो इश्यूज थे ना, 1 मिनट, बिहार के सारे इश्यूज थे ना, उसको भी करवाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ? सर ये डीसी वाला केस में क्या हुआ था? ऑर्डिनेंस राज का नाम सुने, ऑर्डिनेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? अधिनिवेश या अधिवेश। अध्यादेश। देखो अब तो क्या हुआ था डीसी वाधवा केस में, क्या हुआ था ना कि उस केस से पहले कि आपको वो पता करना होगा, स्टोरी जानना होगा। आपको पहले बता दिए थे कि लेजिस्लेचर का काम क्या आता है, बिल एक्ट, कोई भी एक्ट को बनाना, बिल को पेश करना और उसको बिल को एक्ट में कन्वर्ट करके पॉलिसी बनाना, लेजिस्लेचर का काम होता है। समझ गए सर? हाँ। लेकिन क्या होता है कि वही लेजिस्लेचर, वही क्या है कि वो आप लेजिस्लेचर का काम है, अब इसमें सहमति जरूरी है, पोजीशन अपोजिशन जो भी है उसकी सहमति जरूरी है, तभी तो कोई बिल पास होता है। तो ऑर्डिनेंस राज में क्या हुआ था कि इन लोगों ने बिल को पास ही नहीं कर रहे थे और बार बार ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था, ठीक है। और ऑर्डिनेंस का टेन्योर खत्म हो गया तो दोबारा ऑर्डिनेंस, फिर तिबारा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके लगभग 200+ ऑर्डिनेंस आ गया था बिहार में। तो बोला जाता था कि भाई जिसके लिए लोग इनको अपॉइंट किए हैं वो तो काम करने दे इसके, वो खुद ही नहीं कर रहा है। तो इसी केस में यही बोला गया था डीसी वाधवा में, इसके बारे में हम करवाएंगे आगे। डीसी वाधवा में यही बोला गया था कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। ऑर्डिनेंस जो होता है वो कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो या कोई ऐसा सिचुएशंस आ जाता है जब सदन क्या हो, सेशन में ना हो, हाँ सेशन में ना हो, तब ये लाया जाता है। तुम क्या कर सकते हो, बाईपास नहीं कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स देंगे, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो एक बिल लाई थी, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, जो अभी रहे नहीं, ठीक है। उस वो बिल था लैंड एक्विजिशन बिल। आप लोग में से किसी को पता नहीं होगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत उस समय तैयारी करते होंगे यूपीएससी के बारे में उसको पता होगा। अब इसमें क्या था कि आपका जमीन है ना वो सरकार ले लेगी, ठीक है। पहले था कि अगर हम सरकार जमीन ले रही है तो उस पर बहुत सारे मतलब टर्म एंड कंडीशन थे कि आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, इतना %, बहुत सारा फलाना जिमकाना था। लेकिन इस बिल में क्या था कि अगर आप एग्री नहीं करते हो ना तभी भी ले लेगी सरकार, हालांकि पैसे देगी। लेकिन क्या हुआ कि इस बिल को बार बार, एक बार लाया ऑर्डिनेंस के थ्रू, 2 बार 3 बार लाया, उसके बाद देखा कि अपोजिशन, बहुत बवाल मचा था और अपोजिशन आप सपोर्ट नहीं किया, फिर इस बिल को खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता था कि लाया जा रहा है, बाहर में जाए लेजिस्लेचर, सदन बाहर में जाए, मतलब नहीं है। तो डीसी वाधवा केस में बोला है कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आगे डिटेल्स में आगे करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि 163 के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, ये हर जगह कोट करना है, सबसे मुद्दे रहता है, ठीक है। अब डिस्क्रिशनरी जो पावर है, विवेकाधीन जो शक्ति है, उसके बारे में पुंसी कमीशन क्या बोला है, इसको लिखिएगा। ठीक है, इसके बारे में पुंछी कमीशन, इसको आप वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। पुंछी कमीशन हिंदी में भी यही होता है, ठीक है। उसने बोला है ना कि जो डिस्क्रिशनरी पावर जो है ना, विवेकाधीन शक्ति है ना, इसको क्या हुआ है ना कि मनमानी तरीके से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जब आप नेगेटिव पॉइंट बताएंगे राज्यपाल का कि राज्यपाल न्यूज में क्यों रहता है, इसके क्या क्या इश्यूज हैं, तो उसमें बोलिएगा कि भाई हम नहीं बोल रहे हैं 163 के बारे में, हम इतना देर से प्रवचन दे रहे हैं ना, ये हम नहीं दे रहे हैं, एक कमीशन बोला है और आपको एग्जाम्पल भी बताना है कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है, ये जो शक्ति है, इसका क्या किया जाता है, आर्बिट्रेरी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, मनमानी तरीके से, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर। अब जब इस तरीके से करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ नुकसान होगा। इसी के कारण ये पूंछी कमीशन बोला है तो कुछ कंसिक्वेंसेज हमें फेस करने को पड़े, ठीक है ना। पहला कंसिक्वेंसेज क्या था कि जो पोस्ट है राज्यपाल का पोस्ट है वो संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हिंदी वाले कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, समझ में आ रहा है ना, लिख रहे हो आप लोग? सर आवाज कट गई थी, थोड़ा फिर से बता दीजिए ना। अच्छा। देखो पूंछी कमीशन आर्टिकल 163 जो आपको बताए हैं, हिंदी वाले कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, समस्या तो नहीं हो रही है ना? क्लियर ठीक है सर। सर। तो 163 जो अनुच्छेद है उसमें क्या बोला गया था कि जो डिस्क्रिशनरी पावर, जो विवेकाधीन शक्ति है, उसके बारे में पूंछी कमीशन बोला कि हाँ ये सही बात है कि डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है, विवेकाधीन शक्ति दिया गया है, लेकिन जिस पर्पस के लिए दिया गया है ना, उस पर्पस के लिए ये राज्यपाल यूज नहीं करता है, वो अपने मनमानी करता है। मनमानी मतलब क्या है कि सेंट्रल का मनमानी चल रहा है ना भाई, यहाँ पर जो आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल का मनमानी चल रहा है। क्योंकि अगर राज्यपाल सेंट्रल का बात नहीं मानेगा तो तुमको उठा के फेंक देगा या ट्रांसफर कर देगा। एग्जाम्पल्स में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स दूंगा अभी। हरियाणा के एक राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, जो जो यस सर। नाम सुने होंगे अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो, अगर नहीं पढ़ते होंगे तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वो Yes, sir. जम्मू 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 कश्मीर में कश्मीर, पोस्टेड गोवा थे था। सर। कश्मीर तो के सर राज्यपाल थे। हाँ हरियाणा तो के सर तो रहने वाले थे ना सर? हाँ हरियाणा के तहसील रहने थे वाले गोवा थे। मिजोरम। हाँ कहने का मतलब वही था कि हरियाणा के रहने वाले थे। तो सत्यपाल मलिक क्या हुआ था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नाक में दम कर रखा था, ठीक है। तो इनको क्या किया कि उनके पोस्ट से मुक्त कर दिया गया वार्निंग देकर। अब सही था गलत था उस मैटर में हमको पढ़ना नहीं है, हम बस समझा रहे हैं आपको। तो पूंछी कमीशन बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक पोस्ट है वो क्या है, उसका जो डिग्निटी है वो है ना खराब हो रहा है इससे। सहमत है आप भी? जी सर। सहमत है कि यस नहीं? सर। यस अब जो ये नॉर्मल पोस्ट तो है नहीं ना, मुखिया का या सचिव का ऐसे ही जाके कुछ भी कर ले। तो भाई राज्यपाल स्टेट का हेड कौन होता है? संवैधानिक गवर्नर। राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है। संवैधानिक स्टेट प्रमुख। हाँ स्टेट का हेड राज्यपाल होता है। अब उस पोस्ट का ही गरिमा नहीं बचेगी तो फिर क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगा ना, भाई इससे अच्छा रख ही मत, ठीक है। सेकेंड पूंछी कमीशन बोला कि इसी के कारण क्या हुआ है कि जुडिशियरी का जो है ना न्याय जिस जहां से हमें मिलता है ना, उनकी पावर बढ़ गई है, जिसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। अब हिंदी में इसको लिखो न्यायिक न्यायिक सक्रियता। सक्रियता, ठीक है। ये तो फायदा हुआ सर। नहीं फायदा हुआ घाटा हुआ नहीं, लेकिन अगर देखोगे तो अगर राज्यपाल अपना काम सही से करता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती ना सर। अच्छा अब देखो जुडिशियल एक्टिविज्म पॉइंट क्या बोले? बता रहा है, एक मिनट मैम। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवर रीच दोनों में है ना बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। कब इसका मिसयूज कर दिया जाएगा ना पता नहीं लगेगा आपको। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा क्रिटिसाइज करता है जुडिशियरी को कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है वाला वही है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, हमेशा मेरे अंदर टांग घुसाते रहते हो, ये मेरा डोमेन है, तुम क्यों आ रहे हो। ये तो सर तो न्याय ऐसे में पिछले पूछ बार सकता मेंस में है शायद पता क्वेश्चन भी था इससे। हाँ तो जुडिशियरी बोलता है कि तुम काम नहीं कर रहे हो तो हमको आना पड़ रहा है। मतलब क्या है कि सही है गलत है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कोनोटेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक मैम का सवाल था कि सेकंड पॉइंट क्या है। मतलब क्या है कि जो राज्यपाल अपना काम नहीं कर रहा है वही काम क्या करना पड़ रहा है, न्यायालय को करना पड़ रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक सक्रियता की के यूज करके, ठीक है। इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स कोट कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स कोट कर सकते हो, जैसे कि आ रहा है किसी बोल को रहे हैं कुछ सर। नहीं आ रहा? हाँ? जैसे कि सर बिहार में एनडीएसी एक्ट, नेशनल सर जुडिशियल सेकंड वाला जो 2000। इसको बिहार में न्यायिक अभी सक्रियता वाली किस तरह लिखेंगे? सर जाति हाँ? पीआई नहीं जाति एनजेएसी आधारित एक्ट सर जो ये सब जो आप बोल रहे हो ना वो जुडिशियल रिव्यू आ गया सर। नहीं सर मैं नवम सर पीआई रिस्टोर ऑफ इंटरनेट इन जेएनके। बहुत बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया। नहीं बहुत बढ़िया। अभी एक ने एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, नाम इनका मैं भूल गया। क्या राकेश। हाँ राकेश, इन्होंने एग्जांपल अच्छा दिया है। मतलब आपको ऐसा एग्जांपल देना है ना जो गवर्नर राज्यपाल से रिलेटेड हो, ये सर ठीक है। जुडिशियल एक्टिविटी का नवम रबिया के लिख सर सकते हैं। विष्णु जो कब किया था गवर्नर। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। हाँ कोरोना के समय मतलब ऐसे एग्जांपल दे दीजिए। साउथ इंडियन में भी बहुत सारे एग्जांपल्स था, केरला का भी लेके एग्जांपल्स था। लेकिन अब देखो एक ने बोला है कि एनजेएसी,
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये भाई जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं था, ये जुडिशियल रिव्यू था। रिव्यू है। रिव्यू जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है? अपने डिसीजन को फिर से देखना, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। और हिंदी मीनिंग पूछ रहे हैं हम। न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक न्यायिक समीक्षा। पुनर्विलोकन होता है सर। न्यायिक समीक्षा भी बोलते हैं उसको, समझ रहे हैं? सर एनजेएसी ओवर सर लेकिन ये तो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है ना, एनजेएसी, ये तो अलग है। हाँ वो अलग है। अब देखो, अब यहाँ पर एक होता है कि जुडिशियल रिव्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। एक होता है जुडिशियल ओवररीच। ये तीनों कंसेप्ट है ना, अलग है। अपन लोग क्या कर देते हैं ना कि तीनों को एक ही समझते हैं। ठीक है, जो अभी अभी हम नहीं बताएंगे, हल्का फुल्का ध्यान लो क्योंकि समय ज्यादा खींच जाएगा। देख लो, एक ये हल्का सर सा समझा रहा हूँ। सेकंड वाला है जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको सर किस तरह लिख सकते हैं एक लाइन में? वो जब हम जुडिशियरी करेंगे ना सर, तब बताएंगे इसको। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू में हमेशा ध्यान रख लो कि कोई एक्ट बन गया है ना, कोई जो कानून लागू हो गया है ना, उसको देख रेख करेगा कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू कर देगा, मतलब जुडिशियरी उस चीज को रिव्यू कर रहा है, जांच कर रहा है। ठीक है, जैसे इसमें आ जाएगा एनजेएसी। एनजेएसी कानून बन गया था पार्लियामेंट के द्वारा, फिर इन्होंने क्या किया, इसको जांच किया, बोला कि भाई तू गलत कर रहा है। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है कि तुम काम ही नहीं कर रहे हो, तुम काम नहीं कर रहे हो तो हमको करना पड़ रहा है। ठीक है, अब एग्जांपल में ले लो। एग्जांपल में क्या है, ट्रिपल तलाक हुआ था ना, या 300 सेक्शन 377 पता है ना किसी को? यस सर। 377। हाँ हाँ, तो ये सब क्या है कि ट्रिपल तलाक, इस सब में क्या है ना, या तुम विशाखा गाइडलाइन ले लो, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। ठीक है, ये सब आगे हम करेंगे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है कि जिसको हम बोलते हैं न्यायिक बिल था ना कि एक मिनट सर, एक मिनट। जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको न्यायिक सक्रियता बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर तुम काम नहीं करोगे ना, तुम्हारे बदले हमको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यही डिसीजन दिया, उस पर बाद में जाके पार्लियामेंट ने लॉ बनाया। ठीक है, बताओ क्या बोल रहे थे आप? तलाक, ट्रिपल तलाक वो जुडिशरी का था, मतलब उन्होंने हाँ, उसको इनिशिएट किया था। सबसे पहले जुडिशियरी ने जजमेंट दिया था, उसके बाद पार्लियामेंट से पास हुआ है, समझ गए? ओके। अब देखो, अब एक होता है जुडिशियल ओवररीच। अब जुडिशियल एक्टिविज्म सर अभी जो एक रिसेंट में केस चल रहा है अडॉप्शन, मतलब ये होमोसेक्सुअल के मैरिज को लेके, तो वो भी तो जुडिशियल एक्टिविटी में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो इसमें बोला तो है कि खत्म है। सरकार को इसको रूल बनाना चाहिए। आप बोल सकते हैं, उसमें एक्टिविज्म का रोल कहाँ है? उसमें उसमें मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मना किया है ना, उससे मना वोटिंग किया। हुआ था ना, वो तो मना कर वो दिया ना। डिनाई कर दिया गया उसको। कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मना किया कि मूल अधिकार नहीं है। हाँ देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े। यस। हाँ, एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच। ओवररीच क्या होता है ना कि इसमें बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है ये दोनों में। मतलब क्या है कि जो डिसीजन हम लोगों के नजर में सही होगा, वो हो जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म। जैसे औरतों के खिलाफ बहुत सारे अन्याय हो रहा था, खासकर वर्क प्लेस पर। ठीक है, तो इस पर सेंट्रल कुछ नहीं कर रही थी, तो इसने एक गाइडलाइन दे दिया जिसको बोलते हैं विशाखा गाइडलाइन। ठीक है ना, फिर जाके इस पर कानून बना। तो ये हमारे नजर में सही था कि गलत था? सही था। हमारे नजर में सही था, मतलब ये क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म है। लेकिन कुछ डिसीजन जो होते हैं ना, वो पीपल के नजर में, लोगों के नजर में गलत नहीं, मतलब हमको लगता है नहीं यार, ये सुप्रीम कोर्ट थोड़ा हद कर दिया, नहीं करना चाहिए था, उसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। इस पर भी मेरे से सवाल पूछा गया था पहले इंटरव्यू में। एक मैम थी, बहुत ही खरुश टाइप की, मेरे को इतना परेशान कर दी। इम्तियाज अहमद करीमी के सर के बोर्ड में था, तो उस समय मुद्दा चल रहा था फार्म इशूज का, अगर आपको पता होगा तभी भी हाईलाइटेड हुआ है। तो किसान का एक बिल पास हुआ था, न्यूज पर पढ़ रहे हो ना? यस सर अपडेटेड है। हाँ, तो जो फार्मर का जो बिल, फार्म बिल जो पास हुआ है, फार्म बिल जो उसमें पास हुआ था, तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक कमेटी बना दिया था। अरे भाई, कमेटी बनाने का काम है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो ऑलरेडी बना दी थी, और बातचीत चल रहा था गवर्नमेंट और किसान में, तुमको बनाने की क्या जरूरत थी? तो इसको क्या है कि लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया।
तो जो लोगों के नजर में गलत हो ना, वो जुडिशियल ओवररीच में आ जाता है। एक एग्जांपल और लेंगे, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था, कुछ दिन पहले नहीं, कुछ साल पहले, कि BS4 से डायरेक्ट कूद के इन लोगों ने BS6 पर आ गया। अब 4-6 क्या है ना, जिनको नहीं पता है, एक गाड़ी का इंजन और तेल गाड़ी का इंजन जो होता है ना, उसका क्वालिटी है कि ज्यादा एफिशिएंट और पोल्यूशन हाँ, कम देता है। मतलब सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि BS4 जो इंजन था कंबसन एफिशिएंसी हाँ, उससे कूद के डायरेक्ट आ गया BS6 में। BS जो है ना 5 को है ना बाईपास कर दिया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब परेशान जो भी गाड़ी बनाते हैं वो भी परेशान कि भाई कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो फिर यहाँ पे क्रिटिसिज्म होने लगा कि यार तुमको साइंटिफिक नॉलेज तो है नहीं, तुम वो लॉ पढ़े हो ना, साइंस के बारे में नॉलेज नहीं है ना, कि इंजन को बनाने में 5 साल 10 साल भी लग जाते हैं या डेवलप करने में, तुम अचानक से जजमेंट दे दिए। तो जो जजमेंट पीपल के नजर में लगेगा ना थोड़ा ज्यादा कर दिया है, वो आ जाएगा जुडिशियल ओवररीच में। जो लगेगा कि सही है वो जुडिशियल एक्टिविज्म में, और जो कानून जो ऑलरेडी बन गया है उसको देख रेख करेगा डेट इज जुडिशियल रिव्यू। आई थिंक यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तीनों कंसेप्ट में इन कमिंग फ्यूचर, ठीक है। तो वहाँ इंटरव्यू एक में अगर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि एक्टिव ओवररीच क्या है, तो वहाँ पे ये पॉइंट बोल सकते हैं कि जो लोगों की नजर में गलत हाँ है हाँ, वो। बोल सकते हैं। लेकिन वो अल्टीमेटली डिसीजन सही ही होता है ना सर, जो जुडिशियल ओवररीच का होता है, अरे मतलब बस लोगों को लगता है गलत है। वो सही ही होता है, वो सही ही होता है। देखो अब लास्ट स्टेज हमारा न्याय का जुडिशियरी होता है, कोई नहीं रहेगा तो न्याय वो ही रहेंगे, ठीक है। तो उनका सर वो हाँ, सर बताइए। वो ओवर रीच में जो आप बताए, जो कमेटी मतलब बना, सुप्रीम कोर्ट बनाई, हम्म तो वो डिसमिस हो जाएगी मतलब? नहीं, वो बनाई थी उस कमेटी का, उससे पहले ही कमेटी का कोई फायदा हुआ नहीं, उस कमेटी से पहले ही बिल को वापस ले लिया सरकार, समझ रहे हो। ओके सर। बिल को वापस ले लिया, तो कमेटी बनाने का मतलब यही था कि यार तुम क्यों बना रहे हो, तो सरकार ऑलरेडी बात जब चल रहा है फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में, तुम बीच में काहे कूद रहे हो भाई, जब हम फेल कर जाएंगे तब कूदना ना। तो क्या है कि तो पूंछी कमीशन क्या होता है, बहुत लंबा खींच जाता है ना, इसीलिए अब मेरा क्लासेस होता है जो लंबा खींचता ही है, बाकी सबका खींचेगा नहीं। कल से सारे सब एक्टिव हो गए हैं। तो पूंछी कमीशन का सबसे पहले क्या बोला ना, कि जो विवेकाधीन शक्ति है उसका मनमानी यूज किया गया, जो पहले बता दिए, ठीक है। सेकंड हमने क्या बता दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, उसको है ना बेइज्जती हो रहा है, उसको डिग्निटी खराब हो रहा है, ठीक है। तीसरा पूंछी कमीशन ने क्या बोला था कि 163 आर्टिकल के थ्रू क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कि जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको न्यायिक सक्रियता बोलते हैं, वो क्या किया, वो ज्यादा यूज होने लगा। मतलब ये हमारा पावर कौन इस्तेमाल कर रहा है, वो कर रहा है सुप्रीम कोर्ट अब, ठीक है। तीसरा चौथा देखो कि इसका क्या हमको देखने को मिला, कि हमारा जो फेडरलिज्म जो है ना, जो हमारा संघवाद है, वो क्या होता है, कोऑपरेशन से चलता है, एक दूसरे का साथ चलता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है ना। ये टर्न हो गया है बार्गेनिंग में। तो सब्जी खरीदते हो तो बोलते हो ना भैया 1 रुपया 2 रुपया कम कर दो, मिर्ची फ्री में दे दो, सर ये सौदेबाजी करते हो ना। तो सर एक चौथा नंबर चौथा हाँ टॉपिक समझा दीजिएगा, तो चौथा नंबर और नंबर बता रहे हैं। तो देखो चौथा पॉइंट क्या है कि जो हमारा संघवाद है वो क्या है, कोऑपरेशन से चलता है, आपस में एक दूसरे का सहायता लेंगे। हम्म हमारा आपका रिश्ता कैसे चल रहा है, कोऑपरेशन से चल रहा है। अगर हम आपसे बदतमीजी करेंगे तो हम वो वाला सिस्टम तो नहीं है ना, गुरुकुल वाला कि अंगूठा काट कर दे दीजिएगा, दे सकते हैं। नहीं है ना, गरिया के भाग जाओगे। तो हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तभी तो आप हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सही बात बोले ना। लिखेंगे कैसे सर? तो क्या है कि मतलब वही है कि जो स्टेट है और सेंट्रल है, इसके बीच में जो रिश्ता होता है ना, वो कोऑपरेशन से चलता है, आपस में सहमति से चलता है, और उस संघवाद को बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब मोदी जी जब आते हैं तब एक नया इनोवेशन कर देते हैं, इसमें घुसा दिए हैं अपना कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि हम लोग कोऑपरेशन भी करेंगे लेकिन साथ में कम्पीट भी करेंगे, कौन स्टेट आगे जा रहा है, कौन स्टेट पीछे जा रहा है। इसलिए कुछ दिन पहले देखे होंगे कि यूपी जो है वो सेकेंड नंबर पर आ गया है उसमें पैसा का मामले में पूरे स्टेट के बाद महाराष्ट्र के बाद। महाराष्ट्र तो ये क्या हुआ, कंपटीशन ही हो रहा है ना, अब बिहार पीछे के पीछे रह रहा है। तो
क्या हुआ कि जब ये जो 163 जो आर्टिकल है उसका मिसयूज होने लगा तो स्टेट नाराज होगा, राज्य नाराज होगा, तो एक कॉर्पोरेशन तो नाम ही खराब हो गया ना। अब तुम क्या करोगे, बार्गेन करोगे, तो तुम मैं करोगे। जैसे एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। अभी जब पंजाब की सरकार बनी थी तो भगवत मान आके बोल दिया था ना, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा दे दो, वापस नहीं किया। उससे भी बेटर एग्जाम्पल अभी का ममता दीदी का, वेस्ट बंगाल का कुछ दिन पहले दिल्ली में धरना देने आया था सब। क्यों? क्योंकि मनरेगा का पैसा रोक लिया गया है। और उसके अलावा तमिलनाडु का भी लोग पहुंचा था हाँ, सर थोड़े दिन पहले। तमिलनाडु का भी पैसा रोक लिया गया। नहीं, तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश का पैसा रोका गया है। हाँ, आंध्र क्यों? प्रदेश का। क्योंकि गरीब कल्याण योजना या बहुत सारी स्कीम में है ना, मोदी जी का बोरा जो होता है ना, उस पर मोदी जी का फोटो हटा के उन लोगों ने अपना फोटो चिपका लिया। तो अभी ये आई क्या थिंक होता है? केरल में भी ये मामला है सर। हाँ, हर जगह है ये। वो जो अनाज का दुकान है वहां पर मोदी जी हाँ, बोले हैं फोटो लगाने के लिए। हाँ, तो ये सब क्या होता है कि बार्गेन करता है, तो मैं तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जहाँ सहयोग करना चाहिए वहां पर सहयोग नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? कोई लेडी थी जिनको प्रॉब्लम था, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। सर मेरा क्वेश्चन है। हेलो, एक नहीं, फीमेल एक थी, उनको सेकंड, प्रॉब्लम था। किसी छात्र ने पूछा था उसको। छात्र नहीं, सर छात्रा। हाँ, छात्र। चलो हाँ, एक मिनट सर, लास्ट पॉइंट बता देते हैं, उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है? पांचवा पॉइंट है कि हमने शुरू में क्या बोला था कि जो राज्यपाल का जो पोस्ट होता है वो क्या होता है कि सेंट्रल लेवल और स्टेट जो होता है उसके बीच में क्या करता है, एक लिंक बनाता है, कॉपरेशन का लिंक बनाता है। मतलब क्या है कि ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है, तभी तो आपस में एक दूसरे अच्छे से रहेंगे। लेकिन ये ना करके जो राज्यपाल जो है ना वो क्या बन गया, एजेंट बन गया है। एजेंट किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बन गया है। इंस्टीड ऑफ मेकिंग अ ब्रिज, गवर्नर एक्ट्स एज अ एजेंट ऑफ सेंटर। भाई ये पांचवा पॉइंट तो क्लियर हो गया है, ये हम नहीं बोले हैं। 163 आर्टिकल मैंने आपको समझा दिया कि क्यों मिसयूज में रहता है। सबसे ज्यादा बवाल इसी आर्टिकल से मचा हुआ है। कोई भी मिसयूज करता है राज्यपाल तो इस आर्टिकल का इस्तेमाल करेगा ही करेगा। कुछ भी ले लो, कोई भी इश्यूज देख लो। इसीलिए इस पूरे क्लास का आज डिस्कशन 163 आर्टिकल था। कोई भी इश्यूज देख लो, साउथ में जो भी चल रहा है, जो आगे डिस्कस करने वाले हैं, नॉर्थ में चल रहा है, इनकमिंग फ्यूचर चलने वाला है, उसमें ये आएगा, ठीक है? और इस आर्टिकल के मिसयूज से क्या क्या 5 पॉइंट घाटा हो रहा है उसको पूंछी कमीशन ने बताया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर सर। हाँ बताइए, अमन जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी बताइए। सर आपने ये बताया कि न्यायिक सक्रियता का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसके एग्जाम्पल में हम ट्रिपल तलाक और धारा 377 डाल सकते हैं क्या? हाँ, डालना है ये सब। हम क्या बोले हैं कि पॉलिटी में विदाउट एनी एग्जाम्पल आपका किताबी आंसर हो जाएगा, फिर आपको एवरेज नंबर देगा। हाँ, तो यही एग्जाम्पल होगा ना, ये पूछ हाँ, और जब हम न्याय सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविटी सब कराएंगे ना तो आपको भर भर के एग्जाम्पल देंगे थोक भाव में, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा कि प्रॉब्लम क्यों आया, राज्यपाल का प्रॉब्लम क्यों आया। मणिपुर वाले हिंसा में एससी द्वारा जो कमेटी गठित किया गया था वो जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर आ सकता है। किसने बोला है? माही शर्मा ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दी है, ये भी आ सकता है। हम इसलिए ये सब नहीं जा रहे हैं ना जुडिशियल एक्टिविज्म को डिटेल में, ऊपर से समझा दिए हैं क्योंकि समय बहुत चला जाएगा। यही समय पर 1 घंटा हमारा खत्म हो गया, होने जा रहा है। तो क्या है कि जब हम वो लोग करेंगे ना तो उसमें डिटेल में करेंगे। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि राज्यपाल, मैं नहीं चाहता कि 2 क्लासेस के बाद आपको राज्यपाल के बारे में इधर उधर भटकना पड़े। सिर्फ आपको काम क्या करना है, न्यूज़पेपर से अपडेट करते रहना है, ठीक है? नोट्स तैयार हो जाएगा आपका। तो अब देखो, पहला प्रॉब्लम हमने कि राज्यपाल का जो इतने अच्छे जो संवैधानिक पोस्ट है न्यूज में क्यों है, प्रॉब्लम में क्यों है, तो आर्टिकल 163 को अच्छे से डिस्कस कर लिया। इसमें बहुत सारे अनुच्छेद को डिस्कस किए हैं, उसके बाद पूंछी कमीशन के बारे में डिस्कस किए हैं। अब सेकेंड क्यों न्यूज में है, सेकेंड क्यों प्रॉब्लम में हमेशा रहता है, हमेशा क्यों रहता है? तो इसका अपॉइंटमेंट को लेकर जो प्रोसेस है ना, जो चयन जो किया जाता है राज्यपाल का, ठीक है ना? अगर आप एक अनुच्छेद पढ़ोगे 157, उसमें क्या दिया हुआ है दोस्त? क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। मतलब आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं
तो आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ठीक है। एक क्वालिफिकेशन है बीपीएससी के जो ठीक है। वैसे ही हर पोस्ट के लिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होता है। तो राज्यपाल का क्वालिफिकेशन क्या है? बस दो ही चीज है। एक, भाई तुम भारत का नागरिक सिटीजन होना ऑफ चाहिए, इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, और तुम्हारा एज 35 जो साल होना से चाहिए ऊपर। ना, वो 35 साल से 35 साल नीचे से नहीं होना चाहिए। 35 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर। ये दोनों क्वालिफिकेशन है, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये जो सीट्स जो है ना, ये लूजर्स के लिए बन गया है। मतलब क्या है कि अगर आप नाराज हो, नाराज फूफा हो, तो आपको क्या होता है, नाराज फूफा का ज्यादा देखभाल किया जाता है ना। वैसे ही अगर आप नाराज हो तो आपको राज्यपाल बना दिया जाएगा, ठीक है। कुछ सीएम को राज्यपाल बनाया गया है, एग्जाम्पल तो जल्दी से। कल्याण सिंह। सर रघुवर दास। उत्तर प्रदेश सर सर गुजरात आनंदीबेन की पटेल। आनंदीबेन बहुत पटेल। बढ़िया, उत्तर प्रदेश में सर आनंदीबेन। हाँ, आनंदीबेन का भी बहुत ही बढ़िया करंट वाला एग्जाम्पल है। मतलब क्या है कि तुम क्यों टेंशन ले रही हो, तुमको झारखंड बना वाला देते हैं नहीं ना। सर, रघुवर दास। रघुवर दास है, सीएम बना देते हैं। और जो लूजर्स होते हैं, जो कभी मतलब कभी क्या बोलते हैं, जीत नहीं सकते हैं, हार गए हैं, तो उनको बना दिया जाता है। सेकेंड क्या है कि कोई आइडियोलॉजिकल बायसनेस जो होता है जैसे एक एग्जांपल दूंगा कि अभी अ, गुजरात के जो राज्यपाल है, वो क्या है, उनका नाम क्या है, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड देखोगे तो वो गुरुकुल, एक हरियाणा में गुरुकुल करके एक संस्था है, वहां पर वो प्रिंसिपल थे पहले। उनका जो आइडियोलॉजिकल जो बायसनेस है वो आरएसएस के थ्रू है काफी, मतलब बायसनेस नहीं, वो आइडियोलॉजिकल टिल्टेड है काफी, मतलब आरएसएस के थ्रू। तो उनको बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद एक और आरिफ एग्जांपल। आरिफ मोहम्मद खान भी लिख सकते हैं। क्या क्या? आरिफ मोहम्मद खान, केरला हाँ गवर्नर, उनका हाँ हाँ भी वाइसनेस था। हाँ। तो मतलब मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये सब जो वर्ड है ना एग्जाम में यूज मत कीजिएगा, आरएसएस एरएसएस सब बैंड बजा देगा आपका। अगला जज एग्जाम्पल। फरमान नजीर सर, रिटायरमेंट हाँ जज हाँ सर वो। चंदन हाँ हाँ, एक और सर एग्जांपल। अभी कुछ कुछ जो अच्छे काम करते हैं उनको भी, जैसे अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उस समय डीजीएमओ थे जो हमारे स्कूल के थे, सैनिक स्कूल कपूरथला के, गुरमीत सिंह, यस सर। तो उनको बना दिया गया है उत्तराखंड के राज्यपाल। तो मतलब क्या है कि इसका कोई फिक्स नहीं है। सर अगर हाँ बताइए। इसका एक पॉइंट बस मेरे को मतलब सेफ मिली, इसको लिख सकते हैं ना सर, सेफ प्लेस फॉर वांट आउट पॉलिटिशियन। हाँ हाँ, एक पॉइंट में लिख सकते हैं, मतलब जो लूजर्स होते हैं या जो सर नाराज पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन सही है, ये द हिंदू का वर्ड है। हाँ हाँ, वो लिख सकते हैं। मतलब ओवरऑल पॉइंट सेकंड समझ में आया सबको? सर सारे बच्चे बोलो भाई, समझ में आ गया? किसी को कोई हाँ दिक्कत सर होती है? आ गया। ये सर हाँ मतलब जो नाराज राजनीति के हो। हाँ हाँ, मतलब यहाँ तक राज्यपाल के बारे में जो भी बताया हम सारे समझ में आया, कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि अब आज जी यहीं पर सर। हम इंड करने जा रहे हैं। नहीं तो सर, सर दिक्कत ये तो नहीं सर, लेकिन गुजरात और ये नोट्स तो झारखंड मिले वाला एग्जाम्पल सब दे सकता है क्या? पीडीएफ। नहीं नहीं, एग्जाम्पल्स इसको एग्जाम्पल्स मत दीजिएगा वो, क्योंकि वो ज्यादा सुटेबल। हाँ, एग्जाम्पल्स जैसे सपोज करो कि अगर आप लिख दोगे कि प्लेस फॉर लूजर्स, ठीक है ना, वो लिख दिए आप, ठीक है, तो उसमें आप एग्जाम्पल्स मत दीजिएगा आनंदीबेन पटेल का, क्योंकि वो हारी नहीं, हारी कहाँ है वो, बस उनको सर इसको कभी। ऐसे भी पॉजिटिव सेंस में ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि इट स्टार्ट एक्टिंग एज ए सेफ प्लेस फॉर इनएक्टिव पॉलिटिशियंस। हाँ हाँ, ये आप लिख सकते हो कि एक सर सेफ ये लिख साइड है। सकते हैं क्या, रिटायरमेंट जज और हाँ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। हाँ या पोस्ट रिटायरमेंट। रिटायरमेंट हाँ अपॉइंटमेंट। हाँ, यहाँ पर कुछ कुछ जगह होता है ना कि एग्जाम्पल से बचिए। कुछ कुछ जगह ना एग्जाम्पल्स नहीं देना भी सही रहता है। यस। अब जैसे मैं एग्जांपल्स देके आपको समझा रहा हूँ, जैसे एक और एग्जांपल लो। अभी अभी मध्य प्रदेश के जो सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, उनको पत्ता साफ कर दिया उनका। उसके बाद राजस्थान के जो सीएम थी वसुंधरा राजे, राजवाड़े खानदान से, उनका भी पत्ता साफ हो गया। जी सर। हाँ अब इन लोगों को खुश करने के लिए क्या कर सकता है, राज्यपाल ही बनाएगा ना। राज्यपाल बना दो या राष्ट्रपति बना दो या उपराष्ट्रपति बना दो, यही सब करोगे ना। भारत रत्न दे दो। हाँ, या भारत रत्न दे दो। अब भारत रत्न दे के सरकार गिरा दो। ठीक है। तो अपन लोग क्या किए कि गवर्नर के, राज्यपाल के बारे में देखो। अब यहाँ पर बहुत सारे होंगे जो बहुत सारे सबका आइडियोलॉजी अलग होगा, पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट अलग होगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ मजे के लिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है। तो राज्यपाल के बारे में हमने ओवरऑल कर लिया, ठीक है।
अब अपन लोग क्या करेंगे कि इस पोस्ट के अगले क्लासेस में फायदे क्या क्या होते हैं। एक बच्चा पूछा है कि हमने टेस्ट लिया था, उसमें क्रिटिकली एनालाइज पूछ दिया था, आलोचात्मक बताना है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। जब ए वर्ड रहे ना तो पॉजिटिव नेगेटिव सारे चीज देखने होते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग इसके फायदे क्या होते हैं वो देखेंगे, इसके घाटे क्या क्या है, न्यूज क्या क्या वो देखेंगे विथ एग्जाम्पल। जितने भी अभी एग्जाम्पल हुए हैं ना 3-4 साल में, सारे को एक एक करके एग्जाम्पल सबको लिखवाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आगे की राह। आगे की राह क्या होना चाहिए, उसमें भी बहुत सारे कमेटी समिति जितने भी रिपोर्ट है वो लिखवाया जाएगा। उसके बाद बिहार वाला मैटर, बिहार में 5-7 केसेस है, उसको डील करेंगे। उसके बाद आपका राज्यपाल का सब चीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका लेकिन क्या है, प्रॉपर नोट है वो दीजिएगा ना। सॉरी, अदर पावर भी तो होगा ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। अरे हम क्या और बोले हैं, वो जो पावर्स जो है ना, वो हम आपको इसीलिए पढ़ने के लिए दिए हैं लक्ष्मीकांत से। ओके ओके हाँ, लक्ष्मीकांत से, क्योंकि देखिए अब क्या है, मेरा मेन मुद्दा है कि जो क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछे जाए ना उसको हैंडल करवाना है। पावर फंक्शंस क्या होते हैं ना, बहुत ही रेलिवेंट छोटे मोटे क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन से, इसीलिए मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि उसको आप असाइनमेंट समझिए। क्योंकि जो वर्क होगा ना, पीडीएफ मिलेगा निकेत, तो क्योंकि इस जो एग्जाम जो हमारा जो क्लास चल रहा है ना, इसमें दोनों तरफ से होना चाहिए, सिर्फ मेरे साइड से नहीं होना चाहिए। तो हाँ, तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ के आइए, कल भी पढ़ के आइएगा, कल फिर से टेस्ट होगा लक्ष्मीकांत से, जैसे आज हुआ है 5 मिनट के लिए। और उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे कि जब गवर्नर आगे कर लेंगे ना, उसके बाद बीपीएससी का कोई भी क्वेश्चन उठा कर देख लो। बीपीएससी के इतिहास में आज तक राज्यपाल के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे आपका हल हो जाएंगे इससे। और आपको क्या है कि न्यूज़पेपर से जो भी अपडेट होगा उसको आप अपने नोट्स में अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। सर राज्यपाल का चयन का जो सेकंड पॉइंट बताएं वो समझ में आ गया, लेकिन उसको लिखे कैसे 1-2 सेंटेंस में? चयन मतलब कौन सा? वो जो बता रहे थे कि सेफ फॉर पॉलिटिशियंस, रिटायरमेंट पैकेज फॉर पॉलिटिशियंस। अच्छा, जो क्वालिफिकेशन वाला, जी सर। ये वाला जो सामने दिख रहा है। यस सर। हाँ, इसको लिखना कैसे है? हाँ देखो, इसको क्लियर समझ में आ गया ना कि क्या है कि ये क्या है कि सेफ हेवन फॉर द पॉलिटिशियंस हु लॉस्ट देयर इलेक्शन। इसका हिंदी क्या होता है कि उन जो नेताओं के लिए हैं जो इलेक्शंस में पीपल के द्वारा नकारे जाते हैं, मतलब हारे हुए रहते हैं, ठीक है, तो वो लिख सकते हो आप। क्लियर? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर इसका राज्यपाल वाला प्रॉपर नोट्स मिलेगा ना हम लोग को? हाँ, प्रॉपर नोट्स मिलेगा। 1 मिनट रुको, मैं रिकॉर्डिंग एक बार ऑफ कर लेता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। क्लासेस ऑफ हो गया, अगर जिनको जाना है वो जा सकते हैं। चंदन सर,